स्टूडेंट्स, अब हम लोग जो एक कॉन्सेप्ट देखेंगे उस कॉन्सेप्ट का नाम है क्रोमेटिक एबरेशन। क्रोमेटिक एबरेशन, ठीक है। देखो क्या होता है, जब भी लाइट से, जो वाइट लाइट होता है अपना, ठीक है, वाइट लाइट से किसी ऑब्जेक्ट का जो इमेज बनता है लेंस में, यानी लेंस जो हमारा इमेज बनाता है किससे, वाइट लाइट में, किसका, किसी भी ऑब्जेक्ट का, तो वो इमेज जो बनता है वो कलर्ड होता है एंड ब्लर्ड होता है। ब्लर्ड का मतलब थोड़ा धुंधला धुंधला टाइप का होता है, शार्प इमेज नहीं बनता। ये जो डिफेक्ट होता है कि ऐसा इमेज का बनना, ये जो डिफेक्ट ऑफ इमेज है, उसी को हम लोग क्रोमेटिक एबरेशन बोलते हैं, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं, क्रोमेटिक एबरेशन। यानी हम क्या बोल सकते हैं कि द डिफेक्ट ऑफ इमेज इज कॉल्ड क्रोमेटिक एबरेशन। क्रोम का मतलब कलर होता है, ये थोड़ा ध्यान रखना। क्रोमेटिक एबरेशन क्या बोला मैंने कि द इमेज ऑफ ए ऑब्जेक्ट इन वाइट लाइट formed by whom? Formed by a lens is usually colored and blurred. इस डिफेक्ट को हम नाम देते हैं क्रोमेटिक एबरेशन। देखो इमेज कलर्ड क्यों बनेगा, जब तुम लेंस के ऊपर वाइट लाइट गिरा रहे हो, वाइट लाइट गिरा रहे हो लेंस के ऊपर, तो तुम कह रहे हो कि इमेज जो बनेगा वो रेड कलर वाला, मान लो ये पैरेलल रे आया है तो ये तो ऑब्वियसली फोकस पे कन्वर्ट करेगा, तो तुम कह रहे हो कि रेड कलर वाले के लिए फोकस यहाँ पे आ रहा है और वायलेट के लिए यहाँ पे आ रहा है, इस पॉइंट पे। यानी ये जो इमेज बन रहा है पैरेलल रे आने से, वो रेड कलर का इमेज यहाँ पे बन रहा है, वायलेट कलर का इमेज यहाँ पे बन रहा है, तो अलग अलग पॉइंट पे बन रहा है। एक ही ऑब्जेक्ट है, उसके अलग अलग पॉइंट पे इमेज बन रही है, ठीक है। ऐसा क्रोमेटिक एबरेशन क्यों होता है, तो क्रोमेटिक एबरेशन इसलिए होता है क्योंकि हम जानते हैं कि लेंस का जो फोकल लेंथ हम निकालते हैं 1/f इज इक्वल टू म्यू माइनस 1 इंटू 1/r1 माइनस 1/r2। और हम जानते हैं कि म्यू का मान जो होता है वो मैक्सिमम होता है किसके लिए, वायलेट के लिए, और म्यू का मान जो मिनिमम होता है वो किसके लिए, रेड के लिए। तो जिसका म्यू का मान ज़्यादा उसका क्या हो जाएगा, तो इसलिए देखो कि जो इसका दूरी बना रेड का, जिसका मिनिमम है उसका फोकस जो है वो बड़ा होगा, और जिसका मैक्सिमम था म्यू का मान, उसका फोकस छोटा होगा। तो देखो वायलेट का फोकस तो यहीं पे बन गया, जबकि रेड का जो है वो यहाँ पे बन रहा है, राइट। चलो, तो क्रोमेटिक एबरेशन का हमने रीजन दिया। क्रोमेटिक एबरेशन का रीजन जो होता है वो क्या होता है कि फोकल लेंथ ऑफ ए लेंस इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट कलर्स। डिफरेंट कलर के लिए लेंस का जो फोकल लेंथ मिलता है हमको, देखो अलग अलग कलर है। वाइट कलर गिर रहा है तो वाइट कलर अपने साथ 7 कलर्स लेके आ रहा है। ये 7 कलर्स में हर एक के लिए जो ये लेंस फोकस दूरी बनाएगा वो अलग अलग बनाएगा। क्यों, क्योंकि उनका म्यू का मान अलग है। म्यू का मान अलग है, फोकल लेंथ अलग आएगा, तो क्या हो जाएगा, अलग जगह पे इमेज भी बनेगा। तो इस कारण से इसको क्रोमेटिक एबरेशन बोलते हैं, ठीक है। तो जिसका वायलेट हमको फोकस्ड मिलेगा नज़दीक में लेंस के, और रेड जो मिलेगा लेंस से दूर मिलेगा। तो ये कुल मिला के हमारे लेंस का डिफेक्ट होता है, ठीक है। इसको हम लेंस का डिफेक्ट बोलते हैं। तो क्रोमेटिक एबरेशन समझ गए। चलो अब देखेंगे
कि लॉन्गिट्यूडिनल और एक्सियल क्रोमेटिक एब्रेशन, ठीक है, लॉन्गिट्यूडिनल और एक्सियल क्रोमेटिक एब्रेशन। तो क्या होता है देखो कि मैंने वाइट ऑब्जेक्ट है, ये एक्सिस ऑफ लेंस पे रखा हुआ है, सिचुएटेड कहाँ पे है, एक्सिस ऑफ लेंस पे। तो जो इमेज बनता है, इमेज कैसा बनता है, अलग अलग कलर का बनता है, इमेज बनता है डिफरेंट कलर्स का। इमेज ऑफ डिफरेंट कलर्स आर फॉर्म्ड एट डिफरेंट पॉइंट्स along the axis, पॉइंट्स along the axis। हमने अभी देखा कि जो हमारा रेड का जो इमेज बन रहा था वो यहाँ पे बन रहा था और वायलेट का यहाँ पे बन रहा था, ठीक। और ये लेंस के एक्सिस पे ही बन रहा था जब ऑब्जेक्ट जो है हमारा वाइट लाइट लेंस के एक्सिस पे था। ऑब्जेक्ट इज एट एक्सिस ऑफ लेंस, ठीक है। तो ये जो अलग अलग पोजीशन पे बनता है, राइट, तो जो इमेज का फॉर्मेशन होता है अलग अलग कलर का फॉर डिफरेंट कलर एट डिफरेंट पोजीशन इज कॉल्ड एक्सियल या लॉन्गिट्यूडिनल। तो हमने क्या बोला, इमेज ऑफ डिफरेंट कलर्स आर फ्रॉम द डिफरेंट पॉइंट्स अलोंग द एक्सिस। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, इसी को बोलते हैं एक्सियल बोल दो या लॉन्गिट्यूडिनल क्रोमेटिक एबरेशन, ठीक है। यानी हमारा जो ये लेंस था इसके पैरेलल लाइट आ रहे थे, एक्सिस पे कोई ऑब्जेक्ट था एक्सिस के पे। तो हम जानते थे कि जो रेड वाला होता था हमारा वो इसी वाइट लाइट में से रेड तो यहाँ जाके मिलता था और इसी वाइट लाइट का जो वायलेट था वो यहीं पे मिल जाता था। ये था वायलेट के लिए, ये था रेड के लिए, अलग अलग पॉइंट पे बनता था। इसको हम क्या बोलते थे, इसको हम बोलते थे एक्सियल या लॉन्गिट्यूडिनल क्रोमेटिक एब्रेशन, ठीक है। अब मान लो यहाँ पे तो हमारे रेड का इमेज बना और यहाँ पे हमारे वायलेट का इमेज बना, ठीक है। तो ये इनके बीच का जो डिस्टेंस है, जो हमारा एक्सियल डिस्टेंस है किसके बीच में, बिटवीन रेड एंड वायलेट इमेजेज, क्या था, IR माइनस IV, यानी ये वाला जो हमारा इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है, ठीक है, IR माइनस IV, इसी को हम क्या बोल देते हैं, इसी को हम बोल देते हैं लॉन्गिट्यूडिनल क्रोमेटिक एबरेशन। इसी को हम क्या बोल देते हैं, लॉन्गिट्यूडिनल एबरेशन, लॉन्गिट्यूडिनल एबरेशन। किसको, कहाँ पे रेड का इमेज बना माइनस कहाँ पे वायलेट का इमेज बना, ठीक है। तो हम जानते हैं कि जब भी वाइट लाइट जो होता है हमारे लेंस पे गिरता है तो इमेज एक्सिस के अलग अलग पॉइंट पर गिरता है। क्यों, क्योंकि हमारा देखो हर एक कलर का तरंग दैर्घ्य अलग होता है, लेम्डा अलग होता है, राइट। हमको पता है जो लेंस का जो फोकल लेंथ होता है वो प्रोपोर्शनल होता है लेम्डा के, यानी जो इंसिडेंट लाइट है उसके लेम्डा के प्रोपोर्शनल होता है। इस कारण से क्या होता है, रेड का जो लेम्डा होता है वो ज़्यादा होता है वायलेट से, इसीलिए फोकस जो है रेड का वो वायलेट से ज़्यादा हो जाता है। तो अब हम कह रहे हैं कि ये दूरी, इस तो फोकस दूरी था रेड के लिए और ये दूरी था फोकस दूरी वायलेट के लिए। तो इन दोनों के जो बीच का डिफरेंस है, फोकस दूरी फॉर रेड माइनस फोकस दूरी ऑफ वायलेट इज इक्वल टू ओमेगा इंटू फोकस दूरी ऑफ येलो। लिख लो ये FY क्या है, फोकल लेंथ ऑफ लेंस फॉर येलो लाइट, ठीक है। तो चलो, तो ये और जो FR FB है वो रेड लाइट के लिए है, FR जो है वो है फोकल लेंथ ऑफ लेंस फॉर रेड लाइट, वैसे ही FB। तो यहाँ से हमको पता चलता है
कि ये जो दूरी है वो कितना हो जाएगा, ओमेगा इंटू फोकल और येलो के बराबर हो जाएगा। तो लॉन्गिट्यूडिनल एबरेशन है वो। अब बात निकल के आता है कि इफ़ ऑब्जेक्ट इज एट इन्फिनिटी, ऑब्जेक्ट को अभी हमने इन्फिनिटी पे रख दिया है, ठीक है, तो क्या होगा, तो जो हमारा ये लॉन्गिट्यूडिनल एबरेशन आएगा, ये आ जाएगा डिफरेंस इन फोकल लेंथ फॉर रेड एंड वायलेट, यानी ये आ जाएगा FR माइनस FV के बराबर आ जाएगा लॉन्गिट्यूडिनल एबरेशन। कब? जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है, राइट। अब देखो हमने ये देखा कि जो अलग अलग कलर के लिए लेंस अलग अलग पोजीशन पे इमेज बना रहा था। अब एक बात और समझो, जो यानी हमने क्या बोला कि जो हमारा लेंस है उसका जो फोकल लेंथ है, यानी फोकस दूरी जो है वो वेरी करता है, वेरीज फ्रॉम कलर टू कलर, यानी अलग अलग कलर के लिए फोकल लेंथ अलग अलग आता है। और हम जानते हैं जो मैग्नीफिकेशन का जो हमने फार्मूला पढ़ा था, मैग्नीफिकेशन होता था फोकस बाय यू, यानी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस प्लस फोकस। अब देखो जब ये फोकस दूरी चेंज हो रहा है, इसका मतलब मैग्नीफिकेशन भी चेंज होगा। दैट मीन्स कि मैग्नीफिकेशन ऑल्सो वेरीज फ्रॉम कलर टू कलर। और तुम जानते हो कि जो मैग्नीफिकेशन वो होता है हाइट ऑफ इमेज बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। अब देखो एक ही ऑब्जेक्ट से जो लाइट आ रहा है उसका जो इमेज बन रहा है अलग अलग कलर के लिए अलग अलग बन रहा है। तो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट तो है कांस्टेंट, कि जितना ऊंचा ऑब्जेक्ट है वही रखा हुआ है मिरर पे, लेकिन हाइट ऑफ इमेज जो है वो वेरी कर रहा है, ठीक है। यानी किसी फाइनाइट साइज का ऑब्जेक्ट को तुम ले लो, मान लो AB हमारा ऑब्जेक्ट है AB, तो इसका क्या होगा कि रेड के लिए इमेज का हाइट कुछ और बन जाएगा क्योंकि मैग्नीफिकेशन कुछ और है, और वायलेट के लिए कुछ और बन जाएगा। सही बात है। तो क्या बोल रहे हैं कि देखो कि इसका क्या मतलब हो गया कि फॉर सेम फाइनाइट साइज ऑब्जेक्ट, यानी हमारा जो ऑब्जेक्ट है सेम रहा, लेकिन द इमेजेस, जो इसका इमेज जो बना वो अलग अलग हाइट का बना। इमेजेज ऑफ डिफरेंट कलर्स आर फॉर्म्ड बाय द लेंस आर ऑफ डिफरेंट साइज, यानी ये अलग अलग साइज का मिला हमको। कैसे? तो देखो, तो इसी को जो सेम ऑब्जेक्ट के लिए जो इमेज बना अलग अलग कलर का वो अलग अलग हाइट का बना, साइज बोल दो या हाइट बोल दो, तो यही क्या इसको हम बोल देते हैं लेटरल एबरेशन या लेटरल क्रोमेटिक एबरेशन। पहली बार में हमने लॉन्गिट्यूडिनल देखा था, जिसमें देखा था कि रेड यहाँ बनता था, वायलेट यहाँ, तो इनके बीच की दूरी। अब देख रहे इन दो का हाइट का बीच का डिफरेंस। देखो वायलेट के लिए जो हमारा इमेज बना है वो इतना ऊंचा बना है, और रेड के लिए जो बना है वो यहाँ पे बना है। तो इन दोनों के बीच में जो ये इमेज के बीच का जो ये जो डिफरेंस है, यही कहलाता है लेटरल क्रोमेटिक एबरेशन। समझे? जो अलग अलग हाइट का बना है, इस बार मैग्नीफिकेशन दिया है, तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि जो लेटरल क्रोमेटिक एबरेशन जो LCA है हमारा, वो क्या हो जाएगा, तो हाइट फॉर रेड माइनस हाइट फॉर वायलेट, तो इसी को हम बोल देंगे लेटरल क्रोमेटिक एबरेशन। तो ये देखो ये डिफेक्ट ऑफ लेंस है कि लेंस में ऐसा हो जाता है कि अलग अलग कलर का जो
इमेज का पोजीशन बनता है वो पहली बार जब एक्सियल होता था एब्रेशन तो अलग पोजीशन पे बनता था, और जब लेटरल में हमने देखा कि ये अलग अलग हाइट का बनता है, जिसमें रेड का हाइट बड़ा हो जाता है, वायलेट का छोटा हो जाता है। अब बात निकल के आता है एक्रोमेटिज्म। ठीक है, अब देखो तुमने देखा कि एक लेंस अगर सिंगल लेंस रखते हो तो तुमको क्रोमेटिक एब्रेशन देखने को मिलता है। तो एक्रोमेटिज्म का मतलब होता है नो क्रोमेटिक एब्रेशन, यानी क्रोमेटिक एब्रेशन को हमको रोकना है, इसको बोलते हैं एक्रोमेटिज्म। तो देखो जब इफ़ टू और मोर लेंस, अब देखो ये एक लेंस से पॉसिबल नहीं है, दो या दो से ज़्यादा लेंस को हमको जोड़ना पड़ेगा। इफ़ टू और मोर लेंस आर कंबाइंड टुगेदर in such a way that this combination produce image at a same point। यही तो एब्रेशन में क्या हो रहा था, अलग अलग पॉइंट पे बन रहा था। हमने दो लेंस को ऐसे कंबाइन किया है, दो या दो से ज़्यादा लेंस को, कि वो सेम पॉइंट पे इमेज प्रोड्यूस करे, तो इसको हम बोल देते हैं कॉम्बिनेशन को। देन द कॉम्बिनेशन ऑफ जो लेंस है हमारा, दो या दो से जो जोड़ के रखे हैं, कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस इज नॉन एज एक्रोमेटिक कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज। इसका क्या मतलब हुआ, इसका सिंपल सा मतलब हुआ कि यहाँ पे हम ये बोल देंगे कि ओमेगा बाय एफ वाई प्लस ओमेगा डैश बाय एफ डैश वाई इज इक्वल टू ज़ीरो, इज इक्वल टू ज़ीरो। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, हमको देखने को मिलेगा कि मान लो इसको ओमेगा ओमेगा डैश लिख रहे हो, या तुम ऐसे भी लिख सकते हो, प्लस ओमेगा 1 बाय F1 जोड़ ओमेगा 2 बाय F2 इज इक्वल टू ज़ीरो। या इसको ऐसे लिख सकते हो कि ओमेगा 1 बाय ओमेगा 2 बराबर माइनस ऑफ F1 बाय F2। तो जो कॉम्बिनेशन हमने लेंस का बनाया है, कॉम्बिनेशन ऑफ जो लेंस है हमारा, तो क्या हो जाएगा, 1 बाय फोकस, जो कॉम्बिनेशन का फोकस है वो बराबर हो जाएगा 1 बाय F1 प्लस 1 बाय F2। और तुमको यहाँ पे साइन कन्वेंशन को जब भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व करोगे, न्यूमेरिकल क्वेश्चंस के लिए फॉलो साइन कन्वेंशन, साइन के साथ रखना है इसमें, किसका फोकस पॉजिटिव रखोगे किसका निगेटिव रखोगे, ये साइन के साथ रखना। ऑप्टिक्स मोर लाइक जितना प्रैक्टिस करोगे उतना समझ में आएगा कि लगाना क्या होता है। तो ऐसे कंफ्यूज रहोगे, प्लस होगा कि माइनस होगा, क्या होगा नहीं होगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग जो टॉपिक है हमारा वो है ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, हर साल क्वेश्चन आता है इससे। एक क्वेश्चन तो तुम फिक्स मानो, कोई भी एग्ज़ाम हो मिनिमम एक क्वेश्चन तो फिक्स मानो आएगा ही आएगा। तो इसमें जो है हम सबसे पहले जो वो पढ़ेंगे वो क्या पढ़ेंगे, देखो ये है हमारा सिंपल माइक्रोस्कोप। सबसे पहला इंस्ट्रूमेंट जो हम पढ़ेंगे वो है सिंपल माइक्रोस्कोप। तो हम जानते हैं कि जब भी कोई एक ऑब्जेक्ट है, राइट, ऑब्जेक्ट को हम रख दें फोकस एंड ऑप्टिकल सेंटर के बीच में, तो इसका जो इमेज बनेगा, इमेज वो कैसा बनेगा, एक तो वो वर्चुअल बनता है, दूसरा वो मैग्नीफाइड बनता है और सीधा बनता है, मैग्नीफाइड एंड इरेक्ट, ऐसा बनता है इमेज।
राइट। तो देखो, तो सबसे पहले जो है यहाँ पे हम क्या बोल रहे हैं कि तो इसमें देखो ये जो हमारा लेंस है, ओके, ये दूसरे वाले इमेज में हम देख रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे हमारा ये जो ऑब्जेक्ट है वो यहाँ पे रखा हुआ है, ओके, फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में। तो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस यहाँ पे u है, ओके, ऑब्जेक्ट का जो सेंटर से डिस्टेंस है वो u है, उसका जो इमेज बन रहा है वो v डिस्टेंस पे बन रहा है, राइट। अब देखो, ये जो हमने यहाँ पे बीटा एंगल ड्रॉ किया है, अगर गौर से देखोगे तो ये जो हाइट था हमारे ऑब्जेक्ट का, ओके, ये था हमारा ऑब्जेक्ट का हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, और ये एंगल था बीटा, और ये दूरी था u। तो देखो, हम लोग एक टर्म डिफाइन करते हैं, वो टर्म होता है विजुअल एंगल विथ इंस्ट्रूमेंट। ये टर्म को हम बोल देते हैं, विजुअल एंगल को हम बोलते हैं बीटा, और ये जो बीटा होता है वो होता है h बाय माइनस यू क्योंकि साइन के साथ रखा हमने, राइट। ये अब एक होता है मैक्सिमम विजुअल एंगल फॉर अनएडेड आई। अब ये टर्म बार बार आता है, देखो, अनएडेड का मतलब होता है कि तुम्हारे सामने कोई भी अनएडेड आई लिखा रहेगा या विदाउट इंस्ट्रूमेंट लिखा रहेगा, बात सेम होता है। अनएडेड आई बोल दे यानी आँख के सामने कोई लेंस नहीं है, या विदाउट इंस्ट्रूमेंट बोल दे, बात सेम है। तो देखो, जो मैक्सिमम विजुअल एंगल होगा विदाउट इंस्ट्रूमेंट, उसको हम अल्फ़ा बोलते हैं, और वो अल्फ़ा का जो मान होता है वो होता है कितना, h बाय माइनस डी, क्योंकि दूरी तो उल्टा लेंस से पीछे जा रही, तो h बाय माइनस डी, लाइट के अपोजिट डायरेक्शन में डिस्टेंस हम लोग माइनस लेते हैं, तो h बाय माइनस डी। तो ये समझ गए। और इन्हीं दोनों का जो रेशियो होता है, इन दोनों का जो रेशियो होता है उसको हम मैग्नीफाइंग पावर बोलते हैं, MP बोलते हैं। ये जो MP है मैग्नीफाइंग पावर है, मैग्नीफाइंग पावर जो होता है वो क्या हो जाता है, बीटा बाय अल्फ़ा। बीटा क्या था, विजुअल एंगल विथ इंस्ट्रूमेंट, अल्फ़ा क्या था, विजुअल एंगल विदाउट इंस्ट्रूमेंट, जो कि मैक्सिमम कितना हो सकता है, d। और d भी तुम जानते हो, d होता है 25 cm, जिसको हम बोलते हैं मिनिमम डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, यानी ये 25 cm लगभग होता है, हर एक आँख का अलग अलग होता है, तो फिक्स मत कर दो। तो ये हो जाएगा मैग्नीफाइंग पावर, इसका मान हो जाएगा h बाय माइनस यू डिवाइडेड बाय h बाय माइनस डी। यहाँ से ये मान आ जाएगा d बाई यू के बराबर, यानी जो तुम्हारा मैग्नीफाइंग पावर बना वो d बाय यू बना, राइट। अब देखो, अब हर एक इंस्ट्रूमेंट के केस में हम लोग दो चीज़ करेंगे, एक तो इमेज को बनाएंगे इन्फिनिटी पे, और एक इमेज को बनाएंगे d डिस्टेंस पे। देखो, किसी भी ऑब्जेक्ट का जो हमारा माइक्रोस्कोप होता है, वो माइक्रो ऑब्जेक्ट को, जो काफ़ी छोटे छोटे ऑब्जेक्ट होते हैं, उसको मैग्नीफाई करके देखने के लिए काम करता है, कि थोड़ा जूम कर दे ताकि हम देख सकें अच्छे से, राइट। ये मैग्नीफिकेशन में काम आता है। तो तुमको पता है कि जो इमेज बनेगा वो मैग्नीफाइड बनना चाहिए, तभी देख पाएंगे। इसीलिए हमने जो इमेज बनाया था मैग्नीफाइड बनाया था, इरेक्ट बनाया था और वर्चुअल बनाया था, राइट। अब इमेज कहाँ से कहाँ के बीच में तुम देख सकते हो, तुमको पता है कि तुमको कम से कम 25 cm के दूरी पे रखें तो अच्छे से दिखेगा, तो आँख में स्ट्रेन नहीं आएगा, और इमेज तुम इन्फिनिटी तक देख सकते हो, यानी तुम इमेज अगर d पे बने तो भी देख सकते हो, और d से लेके इन्फिनिटी पे बने तो भी देख सकते हो। तो देखो, जब भी इमेज या तो d पे बनेगा या इन्फिनिटी पे बनेगा, इन दोनों के बीच में रहेगा, तो आँख से हम देख पाएंगे। इसीलिए हम
सिंपल माइक्रोस्कोप के केस में तो देखो इसमें दो ही केस हो सकता है। एक तो कि जो इमेज है वो इन्फिनिटी पे बने, राइट, व्हेन द इमेज इज फॉर्म्ड एट इन्फिनिटी, ओके, एट इन्फिनिटी। तो हमको पता है कि जो लेंस का इक्वेशन होता है 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f। यहाँ पे तुम रख दोगे। अब हमको बोल रहा है इमेज इन्फिनिटी पे बन रहा है, यानी v का मान कितना है, इन्फिनिटी है, जो कि अब इमेजिनरी बन रहा है, इधर बन रहा है सीधा, तो माइनस इन्फिनिटी इधर की तरफ, ऑब्जेक्ट की तरफ। इसके बाद जो है दूसरा चीज़, हमको u का मान जो रखेंगे इस इक्वेशन में वो माइनस u रखेंगे। लाइट का अपोजिट डायरेक्शन में ये भी बन रहा है, इमेज भी बन रहा है। तो यहाँ से देखेंगे तो 1/- माइनस इन्फिनिटी माइनस 1/- u इज इक्वल टू 1/f। यानी यहाँ से आ जाता है हमको, ये तो 1/∞ हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 1/u इक्वल टू 1/f, यानी u इज इक्वल टू f। ये जैसे आ गया, हमने इक्वेशन में रख दिया मैग्नीफिकेशन, मैग्नीफाइंग पावर जो होता है वो होता है d/u, और उसी को हम लिख सकते हैं d/f। तो ये एक इक्वेशन हो गया जब हमारा इमेज सिंपल माइक्रोस्कोप है। ये सिंपल माइक्रोस्कोप में हमने पीछे देखा एक ही लेंस था। सिंपल माइक्रोस्कोप जो होता है हमारा वो मैग्नीफाइड इमेज देता है, राइट, वर्चुअल देता है, मैग्नीफाइड और इरेक्ट सीधा इमेज देता है। तो ये था सिंपल माइक्रोस्कोप। और इसके अंदर जो दूसरा केस होता है वो क्या होता है, तो उसमें होता है कि इफ़ द इमेज इज फॉर्म्ड एट मिनिमम डिस्टेंस ऑफ क्लियर विज़न। अब देखो ये मिनिमम डिस्टेंस ऑफ क्लियर विज़न हम जानते हैं, ये d का मान होता है 25 सेंटीमीटर, जो हम लोग पढ़ते रहते हैं कि उतने पे रखोगे तो आँख पे स्ट्रेन नहीं आएगा। क्या होगा इसमें, तो v का मान रख दोगे -d, u का मान रख दोगे -u, और फोकस के फार्मूले इसमें रख दोगे 1/v। तो 1/u जो हो जाता है वो हो जाता है 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f। यहाँ से हो जाएगा 1/v। v का मान कितना है भैया, v का मान है -d माइनस 1/u का मान है -u इज इक्वल टू 1/f। यहाँ से आ जाएगा 1/u इज इक्वल टू 1/d जोड़ 1/f। ठीक है, देखो हमने v को भी निगेटिव लिया है और u को भी निगेटिव लिया है, राइट। यहाँ से आ जाएगा तुम्हारा d/u इज इक्वल टू 1 प्लस d/f। हर एक को d से मल्टीप्लाई कर दिया दोनों साइड को इस इक्वेशन में, तो आ गया d/u इक्वल टू। यहाँ से हम देख रहे हैं कि हमारा जो मैग्नीफाइंग पावर होता है वो होता है d/u, और वही कितने के बराबर आ गया, 1 प्लस d/f के। तो ये हम समझ चुके हैं कि सिंपल माइक्रोस्कोप के केस में दो ही आएगा। एक तो आएगा कि इमेज को इन्फिनिटी पे बना दो तो कितना मैग्नीफिकेशन होगा, तो d/f के बराबर होगा, और इमेज को मिनिमम डिस्टेंस ऑफ क्लियर विजन बोल दे तो उसके केस में जो होगा वो एक जोड़ देना, तो 1 प्लस d/f हो जाएगा मैग्नीफाइंग पावर। तो देखो एक क्वेश्चन दिया हुआ है इधर पे अपने को। क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि ए मैन विथ नॉर्मल नियर पॉइंट 25 cm, इसका जो नॉर्मल नियर पॉइंट है वो 25 cm है, यानी कि इसका मान दे दिया है, डी का मान दे दिया है, कैपिटल डी का। रीड्स अ बुक विथ ए स्मॉल प्रिंट, जो ऐसा बुक जिसका प्रिंटिंग छोटा छोटा लिखा हुआ है उसको लेंस जो होता है ना, हम लोग स्कूल में खेलते थे लेंस, वैसे ही मैग्नीफाइंग लेंस बोलते हैं उसको, उसके थ्रू वो किताब को जूम करके पढ़ रहा है। तो बोलता है ए थिन कन्वेक्स लेंस, एक पतला सा कन्वेक्स लेंस, इसका फोकल लेंथ 5 cm दे दिया है, उसकी सहायता से वो किताब को पढ़ रहा है। तो बोल रहा है व्हाट इज़ क्लोजेस्ट एंड फारदेस्ट डिस्टेंस एट विच
ही कैन रीड द बुक। देखो कोई भी किताब को पढ़ कब सकता है, जब वो किताब को देख सकता है, राइट। किताब को देख कब सकता है, जब वो इन्फिनिटी और जो डी है पॉइंट इसके बीच में उसका इमेज बने, तभी किसी ऑब्जेक्ट को कोई भी देख सकता है सही से। तो वही पूछता है कि क्लोजेस्ट और फारदेस्ट डिस्टेंस क्या होगा जिसको वो किताब को रीड कर सकता है व्हेन व्यूइंग थ्रू द मैग्नीफाइंग ग्लास। यानी तुमको पूछ रहा है कि कहाँ कहाँ पे इसका इमेज बनेगा। तो v का मान पूछ रहा है मिनिमम एंड v का मान पूछ रहा है मैक्सिमम। अब बोल रहा है क्या कि व्हाट इज मैक्सिमम एंड मिनिमम मैग्नीफाइंग पावर पॉसिबल यूजिंग द अबव सिंपल माइक्रोस्कोप। मैग्नीफाइंग पावर भी पूछ ले। तो सबसे पहला पार्ट देखो इसका ए क्या बोल रहा है कि इसका जो आदमी था उसका नॉर्मल जो आई होता है, किसी भी आदमी का फार पॉइंट और नियर पॉइंट क्या होता है आँख के लिए। अगर तुम नॉर्मल आई की बात करोगे तो इसके लिए जो फार पॉइंट होता है जहाँ तक वो देख सकता है वो होता है इन्फिनिटी, आसमान तक देख सकता है, बहुत दूर देख सकता है। और नियर पॉइंट क्या होता है, नियर पॉइंट वेरी करता है। तो हमारे क्वेश्चन में दे दिया है 25 सेंटीमीटर। तो इसका मतलब जो इमेज का जो पोजीशन मैक्सिमम बन सकता है वो कहाँ पे बन सकता है, तो माइनस इन्फिनिटी पे बन सकता है। और देखो माइनस केवल डायरेक्शन को दिखाता है और इन्फिनिटी दिखाता है कि बहुत दूर बने तो भी देख सकता है। और मिनिमम जो होगा वो कहाँ पे बन सकता है, -25 सेंटीमीटर पे, क्योंकि डी का मान दिया हुआ है। अब हम यहाँ से जानते हैं कि हमारा जो लेंस का इक्वेशन होता है वो होता है 1/v - 1/u = 1/f। तो यहाँ से जब हम u का मान इसी इक्वेशन से निकालते हैं तो वो आता है f/v - 1। ये हो जाता हमारा u का मान, ठीक है। चलो तो अब क्या बोलता है कि व्हाट इज़ द क्लोजेस्ट एंड फारदेस्ट डिस्टेंस एट विच ही कैन रीड द बुक। यानी बुक को कहाँ पे रखें कि वो देख सकता है मिनिमम और मैक्सिमम। यानी तुमको जो पूछा है वो पूछा है ये जो v मैक्सिमम इन्फिनिटी है, v मिनिमम d के बराबर है, इसके लिए u का मान क्या होगा वो पूछा है कि किताब को कहाँ कहाँ रख सकते हैं मैक्सिमम और मिनिमम, वो तुमको पूछा है। ओके तो चलो इसमें तुम लिखोगे कि जब u मिनिमम कब होगा, u मिनिमम होगा जब v का मान मिनिमम होगा, इसी इक्वेशन से दिख रहा है। जब v का मान मिनिमम होगा तो u भी मिनिमम होगा। v का मिनिमम मान कितना दिया है, -25 सेंटीमीटर दिया है। तो u मिनिमम कितना, फोकस का मान कितना दे दिया है, तो +5 दे दिया। तो u मिनिमम का मान आ जाएगा 5 डिवाइडेड बाय 5/25 -1, यानी ये हो जाएगा, ये भी 5 हो गया, 25/6, ये भी माइनस है यहाँ पे, 25/6 निगेटिव में, तो ये हो जाएगा -4.17 सेंटीमीटर। देखो ये u का मिनिमम मान है, यानी किताब को यहाँ पे रखोगे तो इमेज कहाँ बनेगा 25 सेंटीमीटर पे। u का मैक्सिमम मान कितना है, तो उसके लिए v को मैक्सिमम होना पड़ेगा। तो v का मैक्सिमम तो -इन्फिनिटी हो सकता है, फोकस का मान फिर से 5 दिया हुआ है। तो जो u मिनिमम आएगा वो आ जाएगा फोकस है 5 डिवाइडेड बाई 5/-इन्फिनिटी। तो देखो किसी के भी बट्टा में इन्फिनिटी आ गया तो वो हो गया 0 -1, तो ये आ जाएगा -5 सेंटीमीटर। तो इसका मतलब है जो बुक का क्लोजेस्ट और फारदेस्ट डिस्टेंस होगा, यानी ऑब्जेक्ट ही हुआ बुक जिसको हमको देखना है लेंस से, तो वो जो क्लोजेस्ट और फारदेस्ट डिस्टेंस होगा वो होगा -4.17 से लेके 57 के बीच में। ओके क्लियर व्यूइंग के लिए। अब जो हमारा इसके अंदर नेक्स्ट इंस्ट्रूमेंट आता है वो आता है कंपाउंड माइक्रोस्कोप। कंपाउंड का मतलब होता है दो से ज़्यादा जुड़ा हुआ हो लेंस। तो देखो इस केस में हमको दो लेंस दिख रहे हैं हम, ये हमारा आँख है, ये हमारा आई लेंस बोलते हैं, आँख के पास वाले लेंस को आई लेंस बोलते हैं। और जो ऑब्जेक्ट रहता है, देखो यहाँ पे ये है ऑब्जेक्ट हमारा, उसके पास के लेंस को हम बोलते हैं ऑब्जेक्ट लेंस, ठीक है।
तो कंपाउंड माइक्रोस्कोप का यूज हम क्यों करते हैं? टू गेट मोर मैग्निफिकेशन, टू गेट मोर मैग्नीफाइड इमेज, यानी हमको और ज़्यादा मैग्निफिकेशन का ज़रूरत है। बहुत ही छोटा ऑब्जेक्ट है तो उसको पढ़ने के लिए हमको, उसको देखने के लिए हम कंपाउंड माइक्रोस्कोप का यूज़ करते हैं। तो ऑब्जेक्ट को तुम कहाँ रखोगे? तो ऑब्जेक्ट को रखोगे इन फ्रंट ऑफ ऑब्जेक्ट लेंस, और उसको देखोगे किसकी सहायता से? तो इसको आई लेंस या आई पीस बोलते हैं, उसकी सहायता से। दो लेंस हो गया यहाँ पे, ठीक है। अब देखो तो एपर्चर, एपर्चर किसको बोलते हैं? लेंस का डाया, जैसे ये हमारा लेंस दिया हुआ है, तो ये जो लेंस है उसका ये वाला जो दूरी है, ये डायमीटर यहाँ से लेके यहाँ तक का, इसको हम क्या बोल देते हैं? एपर्चर। तो जो बड़ा लेंस उसका एपर्चर बड़ा। तो एपर्चर किसका बड़ा रहेगा? ऑब्जेक्टिव लेंस का या आई पीस का? देख के ही पता चल रहा है जो हमारा आई लेंस का एपर्चर है, आई पीस का, वो बड़ा होगा ऑब्जेक्ट लेंस से, राइट। चलो अब देखो क्या होता है, ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है देखो कि जो ऑब्जेक्ट लेंस है, हम लेंस को बड़ा क्यों बनाते हैं? एपर्चर को बड़ा रखने से क्या होगा? ज़्यादा लाइट आ पाएगा इसमें। तो अगर कोई ऑब्जेक्ट बहुत दूर में रखा होगा, ऑब्जेक्ट इज फार, तो हमको इससे आती हुई लाइट भी दूर दूर तक जा रहा होगा, तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइट हमारे एपर्चर में आ सके, इसीलिए हम जो है ऑब्जेक्ट अगर फार होता है तो हम अपने एपर्चर जो है ऑब्जेक्ट लेंस का, एपर्चर ऑफ ऑब्जेक्ट लेंस, वो रखेंगे बड़ा। लेकिन यहाँ पे जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो नज़दीक में ही रखा हुआ है, इसीलिए जो ऑब्जेक्ट लेंस का एपर्चर है, ऑब्जेक्ट इज नियर, सो एपर्चर ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस, एपर्चर ऑफ ऑब्जेक्ट लेंस इज स्मॉल, क्योंकि इतना नज़दीक में है कि इससे आती हुई लाइट को छोटे डायमीटर से भी हम कब्जा कर सकते हैं, कैप्चर कर सकते हैं, ठीक है। तो देखो क्या होता है जनरली इस केस में, जनरली जो हमारा ऑब्जेक्ट रहता है, जनरली हम अपने ऑब्जेक्ट को, ठीक है, f और 2f के बीच में रखते हैं। f और 2f के बीच में जब ऑब्जेक्ट आता है, तो तुमने पढ़ा हुआ है लेंस के केस में कि इस केस में जो इमेज बनेगा, फोकस है तो इन्फिनिटी पे बनेगा, 2f का तो 2f पे सेंटर पे ही बन जाता है। तो इमेज हमारा यहाँ बनता है। जब ऑब्जेक्ट को हम f और 2f के बीच में रखते हैं तो इमेज f 2f और इन्फिनिटी के बीच में बनता है। तो पहली बार जो ये लेंस था ऑब्जेक्ट लेंस, उसने हमको बना के दे दिया इमेज, और इमेज कैसा बना के दे दिया? मैग्नीफाइड इमेज दिया, एक बार मैग्नीफिकेशन दिया। तो ये जो इमेज बना वो बना रियल, उल्टा यानी इन्वर्टेड, और मैग्नीफाइड। रियल बना, इन्वर्टेड बना और मैग्नीफाइड बना, ठीक है। अब इसको क्या बोलेंगे? इसको हम बोलेंगे जो पहले लेंस ने जो बनाया है इमेज, पहले लेंस ने जो इमेज बनाया था वो कहाँ बनाया था? देखो ये मान लो हमारा ऑब्जेक्ट लेंस था, ठीक है, ऑब्जेक्ट लेंस। तो इसके हमने क्या किया, ऑब्जेक्ट को जो रखा तो वो रखा फोकस, और दूसरा फोकस यानी जो सेंटर बोलते हैं उसके बीच में हमने रख दिया ऑब्जेक्ट को। तो ये क्या करता है, ये अपने इसके जो फोकस है, इधर पे भी एक फोकस होता है लेंस का, और 2 फोकस जो है, उसके बाद जो है इन्फिनिटी के बाद 2 फोकस के भी बाद यहाँ पे कहीं पे हमको जो है इमेज उल्टा करके और थोड़ा बढ़ा करके दे देता है। कौन? पहला वाला जो है वो। तो हमारा जैसे ऑब्जेक्ट ए और बी था, तो इसने हमको इमेज कैसा दे दिया? इसने हमको इमेज दे दिया कैसा? उल्टा, मैग्नीफाइड और रियल। किसके बीच में?
तो 2f के भी अपने 2f के बाद, ऑब्जेक्ट लेंस के 2f के बाद दिया। अब हम क्या करेंगे, तो ये जो इमेज बना उसको हम बोलेंगे इंटरमीडिएट इमेज, क्योंकि ये बीच में अभी बना है, एक बार और अभी बनाना है, तो इसको हमने बोला इंटरमीडिएट इमेज। ठीक है, समझ गए, इंटरमीडिएट इमेज दिया। अब ये जो इंटरमीडिएट इमेज बनाए किसने बनाया भैया, ऑब्जेक्ट लेंस ने बनाया है। अब ये जो लेंस होगा, ये जो इमेज है वो एक्ट करेगा एज ऑब्जेक्ट फॉर आई पीस, आई लेंस जो है उसके लिए। अब ये जो इंटरमीडिएट इमेज है वो ऑब्जेक्ट की तरह उसको नज़र आएगा, किसको, आई लेंस को। तो ये हमारा आ गया आई लेंस। अब ये आई लेंस इसको देखेगा कैसे, ऑब्जेक्ट की तरह देखेगा। तो ये जब इधर की तरफ देखेगा तो ये इसको देखेगा। अब देखो यहाँ पे मेरे पास जगह नहीं है, नीचे की तरफ जाएगा, तुम ये देखो, ये जो हमारा ए डैश था और बी डैश था, ये जो पहला इमेज बना उसको ये कैसे देखेगा, सेंटर, ये देखेगा ऑब्जेक्ट की तरह। तो जैसे ऑब्जेक्ट से लाइट आएगा, सेंटर से आएगा तो सेंटर से जाएगा, ये पीछे बढ़ा दिया हमने, और अब पैरेलल आएगा तो फोकस जो दूसरी तरफ का फोकस है उससे गुजरेगा, उसको भी पीछे की तरफ बढ़ाए हमने, तो यहाँ पे कहीं पे जाके मिला। अब देखो ये कैसा बना, इसको हम बोलेंगे हमारा फाइनल इमेज, इसको हम बोलेंगे हमारा फाइनल इमेज, जो कि क्या है, ए डबल डैश और बी डबल डैश। अब ध्यान से देखो, ये जो इमेज बना है वो काफ़ी बड़ा बना है, ऑब्जेक्ट कितना छोटा था, पहली बार मैग्नीफाई हुआ तो ये बना, और हाइट 2 है ये, दूसरी बार में तो और बड़ा हो गया। तो अब इस पूरे को अगर तुम देखोगे तो ऑब्जेक्ट का जो दूरी है उसको हमने, जो ऑब्जेक्ट लेंस से दूरी है उसको यू ऑब्जेक्ट बोल दिया है, यू ओ। ऑब्जेक्ट लेंस का जो फोकल दूरी है उसको हमने एफ ओ बोला है, इधर भी एफ ओ, इधर भी एफ ओ। देखो पहली बार जो ऑब्जेक्ट लेंस ने इमेज बनाया तो इसीलिए हम उसको बोलेंगे वी ओ, क्योंकि ये इमेज का दूरी होता है ऑब्जेक्ट लेंस से पहली बार के लिए। अब जब दूसरी बार इमेज बना रहा है कौन, आई लेंस, तो जो इसका पूरा दूरी अगर डी है, यानी दो लेंस के बीच का दूरी अगर डी है, तो उसमें से वी ओ दूरी में तो इसने इमेज बनाया, तो बच कितना गया, तो बच गया डी माइनस वी ओ, पूरा डी था उसमें से वी ओ पे इमेज बना है। तो यहाँ पे अब तो जब आई लेंस के लिए देखोगे तो ऑब्जेक्ट की दूरी क्या आएगा, ये वाला, जिसको हम ऑब्जेक्ट की दूरी यू ई बोल देंगे, जो कि कितने दूरी पे है, डी माइनस वी ओ पे। अब ये जो इमेज बना रहा है वो कहाँ पे बना रहा है, अब उस पे बात करेंगे। जो इमेज बना रहा है उसका नाम हम देंगे वी ई, इमेज बना रहा है उसका नाम देंगे हम वी ई। ठीक है, चलो आगे। तो इस केस में हम क्या बात करेंगे, सबसे पहले बात क्या करेंगे कि सबसे पहले जो बात करेंगे वो है टोटल मैग्नीफाइंग पावर। टोटल मैग्नीफाइंग पावर क्या होगा, तो ये होगा लीनियर मैग्नीफिकेशन इनटू एंगुलर मैग्नीफिकेशन, यानी ये हो जाएगा एम ओ इंटू एम ई, यानी एम ओ पहले वाला जो, देखो दो लेंस है और एक के बाद एक मैग्नीफाई कर रहा है। इसको तुम ऐसे समझो कि मान लो तुम्हारे ऑब्जेक्ट का हाइट था 2, पहला जो लेंस था वो 2 गुना मैग्नीफिकेशन कर रहा था, तो अब जो इमेज मिलेगा वो कितना मिलेगा, 4 हाइट का मिलेगा। ठीक है, अब जो फिर से एक लेंस है वो 3 गुना मैग्नीफाई करता है, अब कितना मिलेगा, 12 करेगा, यानी तुम्हारे 2 को कितना गुना कर दिया, 6 गुना कर दिया।
यानी अगर पहला मैग्नीफिकेशन 2 है और दूसरा मैग्नीफिकेशन 3 है तो जो टोटल मैग्नीफिकेशन हो जाता है वो होता है 2 गुने 3 यानी 6। तो यहाँ पे हमारे ऑब्जेक्ट को ऐसे 2 लेंस है जो मैग्नीफाई कर रहा है। कौन कौन? एक तो ऑब्जेक्ट लेंस और एक आई पीस। इसीलिए जो टोटल मैग्नीफाइंग पावर होगा वो क्या होगा? MO गुने ME। अब ये पता हमको V/U होता है, तो V कितने पे बन रहा है? तो ये जो हमारा कौन है ऑब्जेक्ट लेंस है, उसके लिए हम बोल देंगे V/U जब लगाओगे तो V ऑब्जेक्ट बाई U ऑब्जेक्ट गुने ME के लिए आई पीस के लिए। देखो तो जो हमारा जो सेकेंड बार में जो इमेज बना रहा है, कौन बना रहा है? जो सेकेंड बार में इमेज बन रहा है वो लेंस जो है वो सिंपली हमारे सिंपल माइक्रोस्कोप जैसा बिहेव करेगा। जब सेकेंड टाइम में जो बन रहा है, पहली बार में तुमको मैग्नीफिकेशन बन गया VO/U, तो इस केस में क्या हो सकता है? इसमें भी हो सकता है कि या तो इमेज बने एट इन्फिनिटी, या हो सकता है कि इमेज बने कहाँ पे? इमेज एट लीस्ट डिस्टेंस ऑफ क्लियर विजन, यानी कि 25 cm पे बने। ये 2 केस हो सकते हैं। तो पहली केस में जो ये होगा मैग्नीफिकेशन जो टोटल तुम कहोगे तो क्या होगा D/FE गुने VO/UO। इस केस में क्या होता है? टोटल मैग्नीफाइंग पावर ये हो जाएगा 1 + D/FE गुने VO/UO। यानी ये जो टर्म है हमारा वो या तो हो सकता है क्या D/FE, या ये टर्म हो सकता है 1 + D/FE, राइट। ये D/FE कब होगा? जब इमेज इन्फिनिटी पे बन रहा होगा, और 1 + D/FE कब होगा? जब ये VO/UO पे बनेगा, राइट। यानी हम इसको बोल सकते हैं कि आई पीस का ये है मैग्नीफिकेशन गुने ऑब्जेक्ट लेंस का मैग्नीफिकेशन। इसको क्या बोल सकते हैं? ऑब्जेक्ट का गुने आई पीस का। तो ये बात तो तुमको क्लियर हो गया कि जब एक बार मैग्नीफिकेशन हुआ उसके बाद हमने दोबारा से मैग्नीफिकेशन किया, और उसके 2 हो सकते हैं, या तो इमेज LDCV पे बन रहा हो या इन्फिनिटी पे बन रहा हो, क्योंकि सिंपल माइक्रोस्कोप की तरह कौन बिहेव करेगा दूसरी बार में? आई पीस। ठीक है, चलो अब हमको एक चीज़ निकालना रहता है, उसका मान होता है लेंथ ऑफ ट्यूब। लेंथ ऑफ ट्यूब वो क्या होगा? तो लेंथ ऑफ ट्यूब अगर तुम देखोगे तो सिंपली क्या होता है? वो होता है कि अगर इमेज को हमको इन्फिनिटी पे बनाना है, सिंपल बात है, इमेज फाइनल इमेज बना कौन रहा है? आई लेंस। फाइनल इमेज बना रहा आई लेंस। अगर इमेज को इन्फिनिटी पे बनाना है, इसका मतलब ऑब्जेक्ट को आई लेंस के लिए फोकस पे रखना पड़ेगा। सही बात है, तभी तो इन्फिनिटी पे बनेगा। यानी जो UE का मान है वो FE के बराबर हो जाएगा, और ये जो VO है वो तो VO है। तो टोटल जो दूरी होगा इन दोनों लेंस के बीच में, ये देखो, ये पहला तुमने यहाँ पे D रखा था इमेज का दूरी, हम बोल रहे हैं जो पूरा लेंथ L होगा, L वो क्या होगा? ये दोनों लेंस के बीच का डिस्टेंस। ये जो लेंथ है वो हो जाएगा VO + UE। तो ये जो लेंथ ऑफ ट्यूब होगा वो होगा VO + UE, और यहाँ पे UE को माइनस में मत रख देना है, UE का मान दूरी के टर्म में रखना। अब देखो VO + UE, तो ये क्या हो जाएगा? VO, और जब इन्फिनिटी पे बन रहा है तो UE का मान हो जाएगा FE के बराबर। सही बात है। और अगर इमेज बन रहा है 25 cm पे, यानी अगर VE का मान दे दिया है D के बराबर, राइट, तो लेंथ ऑफ ट्यूब क्या हो जाएगा? लेंथ ऑफ ट्यूब L ये हो जाएगा, VO तो रहेगा ही, और UE का मान क्या हो जाएगा? तो वो हो जाएगा, देखो U बराबर होता है D गुने F/D जोड़ F। D नहीं V बोलो इसको, V गुने F/V/F। ये फार्मूला हमको पता है, 1/V - 1/U बराबर 1/F से हम लाते हैं, तो V गुने F।
तो भी इमेज कहाँ पे बन रहा है, डी दूरी पे, गुने एफ ई बाय डी प्लस एफ ई। तो ये दो केस होते हैं लेंथ ऑफ ट्यूब बनाने के, राइट। चलो, तो ये काम हो जाएगा, अगर तुमको ये पता है तो ये तुम लगा सकते हो। इसके बाद एक चीज़ और क्या लिख सकते हो तुम, इस केस को तुम ये वी ओ बाई यू ओ को अलग अलग टर्म में भी लिख सकते हो, जैसे एफ ओ बाय, इसको ये भी लिख सकते हो एफ ओ, ये सब तुमको पता होगा, एफ ओ प्लस यू ओ गुने 1 प्लस डी बाई एफ ई, ये लिखा जा सकता है। वी ओ के टर्म में लिखोगे तो एफ ओ माइनस ऑफ वी ओ बाय एफ ओ गुने 1 प्लस डी बाय एफ ई, ये भी लिखा जा सकता है सेम को, समझ गए। इसी को तुम लिख सकते हो H2 बाई H1, H2 बाई H1, H2 क्या था, फाइनल इमेज का हाइट, वो लिख सकते हो, राइट। ये सब लिखा जा सकता है। चलो, तो ये हो गया हमारा कंपाउंड माइक्रोस्कोप की कहानी। तो हमने देखा कि जो कंपाउंड माइक्रोस्कोप का कहानी, जब व्हेन इमेज इज फॉर्म्ड एट मिनिमम डिस्टेंस ऑफ, क्लियर भी कोई बोलता है, डिस्टिंक्ट भी बोलता है, जो मन में आए वो बोलता है, डिस्टिंक्ट विजन, यानी कि जो भी था वो डी के बराबर था, तो क्या हो गया, वी ई बराबर डी के बराबर था। तो हमने क्या देखा कि जो हमने देखा यू ई बराबर था एफ ई के बराबर, वो रख दिए थे हमने यहाँ पे। जो मैग्नीफाइंग पावर का फार्मूला तुमको आ गया था वो आया था बी ओ बाई यू ओ गुने 1 प्लस डी बाई एफ ई। इसी को तुमने बोल दिया था एफ ओ बाय एफ ओ प्लस यू ओ गुने 1 प्लस डी बाई एफ ई। इसी को तुमने बोल दिया था एफ ओ माइनस वी ओ बाई एफ ओ गुने 1 प्लस डी बाई एफ ई। इसी को तुमने बोल दिया था H2 बाई H1 गुने 1 प्लस डी बाई एफ ई। यहाँ पे तुम्हारा H2 क्या था, H2 था हाइट ऑफ फाइनल इमेज, और H1 था हाइट ऑफ इंटरमीडिएट इमेज, राइट। ये सब चीज़ हमने लगा दिया है। चलो, दूसरे केस में क्या होता है, देखो यहाँ पे एक स्लाइट मिस्टेक हमने किया है, ये यू ई बराबर एफ ई नहीं होता है। यू ई बराबर एफ ई कब होता है, जब इन्फिनिटी पे इमेज बन रहा हो, राइट। तो व्हेन इमेज, जो फाइनल इमेज है, व्हेन फाइनल इमेज इज फॉर्म्ड एट इन्फिनिटी, जब ये इन्फिनिटी पे बनता है फाइनल इमेज, तो क्या होता है, तो हम बोलते हैं कि 1 बाय वी ई माइनस 1 बाय यू ई इज इक्वल टू 1 बाय एफ ई। यानी बोल देते हैं 1 बाय इन्फिनिटी, वी बराबर इन्फिनिटी रख दिया, माइनस 1 बाय यू ई इज इक्वल टू 1 बाय एफ ई। यू ई को निगेटिव में रखना पड़ता है तुमको, डिस्टेंस है तो यहाँ से तुम देख लेते हो कि यू ई बराबर आ जाता है एफ ई, ठीक है। तो मैग्नीफाइंग पावर का जो फार्मूला हो जाता है वो हो जाता है वी ओ बाई यू ओ डी बाई एफ ई। और हमने सिंपल माइक्रोस्कोप के केस में देखा भी था, जब इमेज इन्फिनिटी पे बनता था तो मैग्नीफिकेशन पावर आता था डी बाई एफ ई। ये हो जाता है एफ ओ बाई एफ ओ प्लस यू ओ। अब देखो ये सारे फार्मूलों को सिंपल और कंपाउंड के लिए एक ही टेबल में अगल बगल में लिखना, ताकि याद करने में आसानी रहे। एफ ओ एफ ओ प्लस यू ओ बाई डी बाई एफ ई। इसी को लिख सकते हो एफ ओ माइनस वी ओ बाई एफ ओ डी बाई एफ ई, ये सारे सेम है। इसी को लिख सकते हो H2 बाई H1 गुने डी बाई एफ ई। और यहाँ पे जो लेंथ ऑफ ट्यूब हो जाता है वो हमने देखा, ये वी ओ प्लस एफ ई के बराबर आता है। साइन अगर तुमको लेना है तो साइन कैसा लिया है हमने, तो हमने जो यू ई है उसको लिया है निगेटिव, वी ई भी है निगेटिव,
एफ ई जो है आई पीस का वो पॉजिटिव लेना है, कन्वेक्स लेंस है। ऑब्जेक्ट का जो मैग्नीफिकेशन है ऑब्जेक्ट लेंस का वो निगेटिव आएगा क्योंकि उल्टा इमेज बन रहा है, और जो एम ई है आई पीस का वो पॉजिटिव है क्योंकि उल्टा को उसने सीधा कर दिया। तो टोटल जो मैग्नीफिकेशन हो जाएगा माइनस गुने प्लस, तो ये टोटल निगेटिव बनेगा क्योंकि हमने देखा भी है ऑब्जेक्ट सीधा था और फाइनल इमेज उल्टा बन रहा था, राइट। तो यहाँ पे बन रहा था फाइनल इमेज। तो इसके बाद देखो सिंपल सा एक क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, ए थिन कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 5 सेंटीमीटर is used as simple microscope by a person with normal near point कितना है 25 सेंटीमीटर। तो व्हाट इज द मैग्नीफाइंग पावर, लिख लो भाई तुम पूरा लिखो, मैग्नीफाइंग पावर ऑफ द माइक्रोस्कोप, तो देखो क्वेश्चन था, तो क्वेश्चन क्या दे दिया है कि थिन कन्वेक्स लेंस है जिसका फोकल लेंथ कितना 5 सेंटीमीटर, तुम फोकस को क्या रख दोगे 5 cm। अब क्या बोल रहा है नॉर्मल नियर पॉइंट जो डी का मान दे दिया है वो कितना है 25 सेंटीमीटर दे दिया है। तुमसे पूछ रहा है कि मैग्नीफाइंग पावर क्या होगा, तो मैग्नीफाइंग पावर कितना होगा, तो क्या होता है मैग्नीफाइंग का फार्मूला सिंपल माइक्रोस्कोप के लिए, हमने अभी पीछे पढ़ा है सिंपल माइक्रोस्कोप था ये, तुमको दिखाता हूँ बार बार पीछे इसलिए दिखाता हूँ क्योंकि तुमको समझ में आए। तो जो सिंपल माइक्रोस्कोप के लिए मैग्नीफाइंग पावर होता था d/fe, कब जब इन्फिनिटी पे बनता था इमेज, और जब मिनिमम डिस्टेंस पे बनता था तो होता 1 + d/f। अब क्वेश्चन में ये दिया नहीं है कि कहाँ पे इमेज बनाना है, लेकिन हम जानते हैं कि इसमें नॉर्मल नियर पॉइंट की बात किया है तो हम वही वाला फार्मूला लेंगे, तो वो हो जाएगा 1 + d/f, हो जाएगा 1 + d का मान 25/f का मान 5, यहाँ से आ जाएगा 6 जो हो जाएगा मैग्नीफाइंग पावर, ठीक है। चलो एक और क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन दिया हुआ है ए कंपाउंड माइक्रोस्कोप कंसिस्ट ऑफ एन ऑब्जेक्टिव लेंस ऑफ फोकल लेंथ 2 सेंटीमीटर and an eyepiece of focal length 6.25 सेंटीमीटर। देखो दो लेंस दे दिया है, आई पीस भी है और ऑब्जेक्टिव लेंस भी है, दोनों के फोकस दूरी दिए हैं, सेपरेटेड बाय ए डिस्टेंस 15 सेंटीमीटर, यानी दोनों लेंस का जो ऑब्जेक्ट लेंस और आई पीस है दोनों के बीच का सेपरेशन 15 सेंटीमीटर है। तो अब क्वेश्चन बोलता है कि हाउ फार फ्रॉम द ऑब्जेक्टिव शुड एन ऑब्जेक्ट बी प्लेस्ड, ऑब्जेक्ट को कहाँ रखें इन ऑर्डर to obtain the final image at, पहला ऑप्शन है ए में है कि लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पे, यानी कि जो कि 25 cm दिया हुआ है, और दूसरे में बोल रहा है इमेज बनाना है तुमको इन्फिनिटी पे, तो ऑब्जेक्ट को कहाँ रखें वो पूछा जा रहा है। तो देखो क्वेश्चन अगर तुम पढ़ोगे
तो पहला पार्ट के लिए हम देख रहे हैं क्वेश्चन में क्या दे दिया, एक कंपाउंड माइक्रोस्कोप कंसिडर ऑब्जेक्ट लेंस, यानी ऑब्जेक्ट का जो फोकस है वो दे दिया है 2 सेंटीमीटर, और आई पीस का जो फोकल लेंथ है एफ ई जो दे दिया है वो है 6.25 सेंटीमीटर। तो तुमको पूछ रहा है ऑब्जेक्ट हाउ फार फ्रॉम द ऑब्जेक्टिव लेंस, यानी यू ओ का मान पूछ रहा है। कब? जब पहली बार में एल डी सी वी पे बन रहा है, यानी वी ई का जो मान है पहली बार में वो है -25 सेंटीमीटर। तो वो रखते ही तुम्हारा जो आंसर आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, देखो वो आता है 1/VE - 1/UE बराबर 1/FE, यानी यहाँ पे रख दोगे 1/UE जो आ जाएगा वो आता है 1/VE - 1/FE। तो 1/UE तो निकालना ही है तुमको, बराबर हो जाएगा 1/-25 - 1/6.25, ये आंसर आ जाएगा तुमको UE बराबर -5 cm। ठीक है, तो अब क्या बोल रहा है, अब बोल रहा है कि जो लेंथ दिया हुआ है, तुम समझने का कोशिश करो कि ये है तुम्हारा ऑब्जेक्ट लेंस, ये है तुम्हारा आई पीस, इन दोनों के बीच की दूरी दे दी गई है कितनी, इन दोनों के बीच की दूरी है 15 सेंटीमीटर। ठीक है, इन दोनों के बीच का दूरी दे दिया है तुमको 15 सेंटीमीटर। तो क्या बोल रहा है, अब UE है -5, यानी यहाँ पे कहीं पे तो ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, कितने पे, 5 पे, 5 की दूरी पे तुमने ऑब्जेक्ट को रख दिया है, ये है 15 सेंटीमीटर। अब क्या बोल रहा है, तो पहले पार्ट का आंसर आ ही चुका है अपने को। अब क्या बोल रहा है, देखो इसका पहली बार इमेज कहाँ पे बनेगा, सॉरी ये तो UE आया है, UE यानी आई पीस से दूरी आया है, हमको ये UO निकालना है आई पीस से, यानी पहला इमेज कहाँ पे बनेगा इससे, वो है UE। तो ये कितना होगा, ये होगा VO। तो हमको पता है लेंथ ऑफ ट्यूब होता है VO + UE, लेंथ ऑफ ट्यूब दे दिया हमको 15 बराबर VO कितना है, मॉड ऑफ UE होता है, माइनस में मत रखना, VO + 5, यानी जो VO का मान आएगा वो आएगा 10, यानी ऑब्जेक्टिव से कितने के दूरी पे पहली बार इमेज बनना चाहिए, 10 की दूरी पे। तो UO का मान क्या होगा, तो अब तुम ऑब्जेक्ट लेंस के लिए लगाओगे, ऑब्जेक्ट लेंस के लिए लगाओगे 1/VO - 1/UO बराबर 1/FO। इसमें जैसे रखोगे तो 1/VO, तो VO का मान तुमने निकाल लिया 10 - 1/UO, UO तो तुमको निकालना ही है, 1/UO तुमको निकालना है। ठीक है, बराबर हो जाएगा 1/FO, FO का मान है 2। तो यहाँ से आ जाएगा UO का मान आ जाएगा -2.5 सेंटीमीटर, यानी ये जो दूरी आ जाएगा वो कितना आ जाएगा 2.5 सेंटीमीटर। हो सकता है इसमें तुमको इसका मैग्नीफाइंग पावर भी पूछ ले, तो मैग्नीफाइंग पावर भी बता दो इसके, ये अपना दूसरा क्वेश्चन था कंपाउंड। तो मैग्नीफाइंग पावर जो आ जाएगा वो क्या आएगा, आएगा VO/UO गुने 1 + D/FE, ये मॉड में आएगा UO। ये क्या हो जाएगा आंसर, 10/2.5 गुने, ये सब पूछा नहीं है हालांकि, 25/6.25। तो ये आंसर आ जाएगा 20 गुना, यानी अगर इमेज का ये कितना गुना कर देगा कंपाउंड माइक्रोस्कोप, 20 गुना। इसका जो बी पार्ट था, वो बी पार्ट क्या था, देखो बोलता है इमेज को इन्फिनिटी पे बनाना, तो फाइनल इमेज इन्फिनिटी, यानी VE का मान इन्फिनिटी। तो या इसके लिए हमको पता है UE बराबर हो जाता है FE, कितना हो जाएगा, FE दिया हुआ है 6.25 सेंटीमीटर। यहाँ से अब देखो UE तुम समझ चुके हो कि UE क्या होता है, कि इससे पहली जो इंटरमीडिएट इमेज था वो इससे कितने दूरी पे बनना चाहिए था, वो है UE। यहाँ पे ऑब्जेक्ट लेंस, इसके बीच का दूरी 15 है, ये हो गया कि UE का मान आ गया तुमको 6.25। तो ये बाकी कितना बच गया, उसको तो हम ऑब्जेक्ट के लिए इमेज बोलते हैं, ऑब्जेक्ट लेंस जहाँ पे इमेज बनाया उसको बोलते VO। तो VO हो जाएगा 15 - 6.25। ठीक है, तो ये हो जाएगा तुम्हारा कितना, 8.75 सेंटीमीटर। फिर से रख दोगे फार्मूले में, तो 1/VO - 1/UO बराबर 1/FO, यानी ये हो जाएगा कितना, 1/,
8.75 माइनस 1/20 बराबर हो जाएगा 1/UO। यहाँ से तुम सॉल्व करोगे तो UO का मान आ जाता है -2.59 सेंटीमीटर। ये हो गया पहली बार के लिए UO। इसके लिए भी तुमको हो सकता है पूछ ले कि मैग्नीफाइंग पावर बता दो। तो जो मैग्नीफाइंग पावर होता है तो VO बाय मॉड ऑफ UO उन्हें 1 + D/FE। ये हो जाएगा VO यहाँ जो इमेज बन रहा है वो इन्फिनिटी पे बन रहा है। तो इमेज जब इन्फिनिटी पे बनता है तो हम लिखते हैं D/FE। तो ये क्या हो जाएगा VO कितना था हमारा 8.75। UO का मान पॉजिटिव में रखना है तो 2.59 उन्हें D/FE। D कितना था 25/FE था 6.25। तो ये आंसर आ जाएगा तुम्हारा 13.51। तो ये हो गया तुम्हारा कंपाउंड माइक्रोस्कोप। ठीक है, इससे आगे ये हम देख सकते हैं इन दोनों के बीच का कंपैरिजन देख सकते हैं, दोनों के बीच का कंपैरिजन देख सकते हैं कि क्या क्या होता है। तो इसके पहले हम लोग टेलीस्कोप के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद कंपैरिजन देखेंगे।